नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किताब शिकायत मुझे भी है, जिसके लेखक हैं हरिशंकर जी परसाई। ये कुछ इस प्रकार की है। ये व्यंग का एक संग्रह है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हरिशंकर जी परसाई जी के जीवन परिचय से। 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जामनी गांव में जन्मे हरिशंकर परसाई का आरंभिक जीवन कठिन संघर्ष का रहा। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और फिर डिप्लोमा इन टीचिंग का कोर्स भी। आपकी प्रकाशित कृतियां हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है जो ये किताब है, सदाचार का ताबीज़, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं, निठल्ले की डायरी, आवारा भीड़ के खतरे, जाने पहचाने लोग, कहत कबीर, ठठरता हुआ गणतंत्र, ये व्यंग निबंध संग्रह है। पूछो परसाई से, ये साक्षात्कार है। परसाई रचनावली शीर्षक से 6 खंडों में आपकी सभी रचनाएं संकलित हैं। आपकी रचनाओं के अनुवाद लगभग सभी भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी में हुए हैं। आपको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आपका निधन 10 अगस्त 1995 को हुआ। तो चलिए, इस किताब में लगभग 12 संग्रह है और जो पहला है वो है शिकायत मुझे भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिकायत मुझे भी है। मगर मेरी शिकायत यह नहीं कि वैज्ञानिक को देश में ही नौकरी और अनुसंधान की सुविधा क्यों नहीं मिली। क्यों उसे दूसरे देश में अनुसंधान करके विदेशी की हैसियत से नोबेल पुरस्कार मिला? क्यों नहीं यह गौरव इसी देश को मिला? डॉक्टर खुराना के मामले को लेकर ये शिकायतें कुछ लोग सोच रहे हैं, मगर मुझे शिकायत नहीं। विदेशों से हम गेहूं, चावल वगैरह मंगाकर खाते हैं, मगर उसके दाम चुकाने की हैसियत है नहीं। उसे चुकाने में अगर प्रतिभाएं दे देते हैं तो क्या बुरा है? तुमने गेहूं दिया, लो 4 वैज्ञानिक ले जाओ। मुझे कोई प्रतिभा नहीं है, मगर मेरे बदले में अगर 1 किलो गेहूं भी मिलता है तो मैं बिकने को तैयार हूँ। प्रतिभा को यहीं रखकर क्या करेंगे? वह खाने के काम तो नहीं आती। मगर लोग हैं कि चिल्ला रहे हैं। नौकरशाही, जीनियस, महान प्रतिभा को पनपने नहीं देती। यह शिकायत बेबुनियाद है। मैंने बड़े बाबू से पूछ लिया है। उन्होंने कहा वैज्ञानिक के पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्ड था। मैंने कहा बहुत करके नहीं था। बड़े बाबू बोले तो फिर कैसे नौकरी मिलती? कार्ड लेकर आता तो मैं यहीं चिपका देता। थूक लगाकर बड़े बाबू टिकट चिपकाते हैं तो थोड़ा थूक ज़्यादा लगाकर प्रतिभा को भी चिपका ही देते। मगर कार्ड चाहिए और प्रतिभा पर थोड़ी गोंद तो होनी चाहिए। किसी को चिपकाने के लिए कोई पास से गोंद थोड़े ही खर्च करेगा। लोग क्या मिलते नहीं हैं? ऐसे मिलते हैं जिनके शरीर से गोंद के झरने बहते रहते हैं। कार्ड तो मैं ही 150 लिखवाकर किसी रोजगार दफ्तर से दिलवा देता। इसमें सदाचार वगैरह की बात करना व्यर्थ है। लोग बकते बहुत हैं पर इसका ठीक अर्थ नहीं जानते। एक साहब ने मुझे समझा दिया था। उनके पास मैं 500 रुपये घूस लेकर पहुंचा तो वे बोले सदाचार सप्ताह चल रहा है, कुछ तो शर्म करो। 1000 रुपये के काम के लिए 500 रुपये दे रहे हो, यही तुम्हारा सदाचार है? मैं शर्मा गया। प्रतिभाओं के बड़े साहब की भी मुझसे बात हो चुकी है। उन्होंने समझाया, भाई ये तुम्हारा प्रतिभावान लोग एलडीसी और यूडीसी को बरकाकर निकालना चाहते हैं। एक वैज्ञानिक को मैंने चिपका दिया था। एक दिन वह बड़ी फुर्ती में ही कहीं चला जा रहा था। हमारे एलडीसी ने उसे पकड़ लिया। पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा प्रयोगशाला, एक बढ़िया चीज़ सूझ गई है। एलडीसी ने उसका हाथ पकड़कर कहा ऐसे नहीं जा सकते, थ्रू प्रॉपर चैनल जाओ, लौटो। वह थ्रू प्रॉपर चैनल समझा ही नहीं, वह उसे इंग्लिश चैनल समझा और पार कर गया। सुना है इंग्लिश चैनल अपने प्रॉपर चैनल से कम चौड़ी है।
सैकड़ों सालों की मेहनत से हमारी यह प्रॉपर चैनल बनी है। तुम्हारी ये प्रतिभाएं उसे तोड़ना चाहती हैं। राष्ट्रीय संपत्ति को ऐसा नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? मैंने एक मंत्री जी से इस मामले में बात करके देखी। उन्होंने कहा, हमने तो जी 6ठी कक्षा की किताब में पढ़ा था कि न्यूटन ने सेब गिरते देखकर ही कोई खोज की थी, और वार्ड नाम के लड़के ने जी उबलती केतली से ही खोज कर ली थी। और वह कौन था? हाँ, आर्किमिडीज। उसने तो नहाते नहाते खोज कर ली थी। पर आज के इन वैज्ञानिकों को तो बड़ा तामझाम चाहिए। मैं कहता हूँ जी, इतने आम गिरते हैं पर इन्हें देखकर कोई खोज क्यों नहीं करता? वैज्ञानिक रोज नहाता है, खोज नहीं करता। हमने तो जी 6ठी की किताब में पढ़ा था। मैंने कौम के रहनुमा से भी बात कर ली है। उन्होंने कहा, यह देश पछतावे पर जी रहा है। यह पछतावा खाता है। पछतावा इसका स्टेपल फूड, मुख्य खाद्य है। अगर पछतावे में कमी पड़ जाए तो देश मर जाएगा। पछतावों की नई नई फसल जरूरी है देश के जिंदा रहने के लिए। अगर प्रतिभाओं की कद्र होने लग गई तो पछतावा कम हो जाएगा और देश भूखा मर जाएगा। इसलिए जो हुआ देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हुआ। सबसे मैंने पूछ लिया है। मेरी शिकायत यह नहीं है कि इन प्रतिभाओं की कद्र यहाँ क्यों नहीं होती। मेरी शिकायत है कि इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता को साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला अभी तक? भारतीय दंड संहिता अपना महान महाकाव्य है। वह एकमात्र क्लासिक है। वह काव्य है और धर्म ग्रंथ भी। सारा जातीय जीवन इसी ग्रंथ में संचालित हो रहा है। इसी की प्रेरणा से हमें राष्ट्रीय जीवन का सिर्फ एक ही साधना कर रहे हैं। उसे लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था कहते हैं। सारी प्रतिभा हमारे कानून और व्यवस्था की साधना में लगा दी है। फिर भी भारतीय दंड संहिता को अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। यह मेरी शिकायत है। भारतीय दंड संहिता अगर महाकाव्य है तो जब जब रचे जाने वाले अध्यादेश ललित गीत हैं, इनका संग्रह अगर नव गीतांजलि के नाम से छप जाए तो पश्चिम में मनीषी गीतांजलि के धोखे में इसे नोबेल पुरस्कार दे देंगे। वे समझेंगे रविन्द्रनाथ अपनी प्रतिभा के शिखर काल में अध्यादेश लिखा करते थे। सच्चे कवि की पहचान यह है कि वह अध्यादेश लिख सकता है या नहीं। मेरी शिकायत यह भी है कि जिसने सबसे पहले पुलिस की लाठी के दोनों सिरों पर लोहे के गुट्टे लगाए, उसे भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? उस दिन अखबारों में पढ़ा कि देश अश्रु गैस में आत्मनिर्भर हो गया है, तो समझ गया कि रेनेसां हो गया। यूँ तो पिछले 20 सालों से इस देश में हर चीज़ अश्रु गैस में बदलती जा रही है। यह अजब रासायनिक क्रिया चल रही है। दुनिया के वैज्ञानिक शोध करें कि देश में गेहूं और शक्कर अश्रु गैस में कैसे बदल जाते हैं। महंगाई, काला बाजारी, सूखा और बाढ़ भी अश्रु गैस में बदल जाते हैं। मुझे तो लगता है पूरा देश ही अश्रु गैस का एक कारखाना है। दुनिया भर को हम सप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अश्रु गैस कम पड़ती थी तो दूसरे देशों से मंगाते थे। ऐसे देश भी हैं जिनकी अश्रु गैस में यह खूबी है कि उससे दूसरे लोगों के अश्रु ही निकलते हैं। हम ऐसी बहुत सी गैस बाहर से मंगाते हैं। खिलाने का इंतजाम चाहे ना हो, पर रुलाने का इंतजाम तो सरकारों को पूरा रखना ही पड़ता है। विदेशी गैस से आंसू आते थे तो राष्ट्र को शर्म आती थी। अब अपनी गैस से जितना चाहो रो और रुलाओ। मेरी यह शिकायत है कि जिसने अश्रु गैस में देश को आत्मनिर्भर बना दिया, उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? पुलिस मंत्री महाकवि हैं। मेघदूत लिखता है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, अगले सरल हिंदी में, आषाढ़ के प्रथम दिन जब आकाश में श्याम मेघ छाए थे, सुहाना मौसम देख यक्ष ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। थोड़ी देर में आकाश ने मनुष्य के रक्त से धरती की मांग भर दी। यह देख यक्ष को प्रिया की याद सताने लगी। उसने मेघ के द्वारा प्रिया को संदेश भेजा, हे मेघ, तू उड़कर उत्तर में मेरी प्रिया के पास जा। जब तू तीर्थराज प्रयाग पहुँचेगा तब वहाँ विश्वविद्यालय में पुलिस अश्रु गैस छोड़ रही होगी। तू वहाँ बरसना मत, पानी से गैस का असर खत्म हो जाएगा। अगर बरसा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर तू कानपुर पहुँचेगा तो वहाँ लाठीचार्ज हो रहा होगा। तू वहाँ भी मत बरसना, पानी गिरने से भीड़ तितर बितर हो जाती है और पुलिस को सर फोड़ने का सुख नहीं मिलेगा।
जब आगरा पहुँचेगा तब मूसलाधार बरसना, जिससे सड़क पर का खून धुल जाए। वहाँ जांच कमीशन आने वाला है। जब तू सुंदर इंद्रप्रस्थ पर पहुँचेगा तब वहाँ गोली चल रही होगी। तू नीचे मत उड़ना, गोली लग जाएगी। हे मेघ, उड़ता हुआ तू मेरी प्रिया के पास पहुँचकर कहना, प्रिये, यह मेरी तरफ से कहना, अपनी तरफ से नहीं, वरना साले 10 साल की जेल में सड़ा दूंगा। कहना, यक्ष ने संदेश कहलाया है कि इधर लॉ एंड ऑर्डर की हालत अभी अच्छी नहीं है, इसलिए कुछ दिन और कंट्रोल रूम में रहूंगा। मेरी शिकायत है कि इस काव्य पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिलता। नमस्कार।